किसी समय की बात है, एक किसान था, उसकी एक बेटी थी, खूब चालाक, खूब चतुर और नाम था चंपाकली। एक दिन किसान अपने खेतों में गुड़ाई कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी ठोस चीज़ से टकराई। किसान ने उसे उठाया, झाड़ा पोंछा तो समझ में आया कि वह तो ठोस सोने की बनी एक छोटी सी ऊखल थी। किसान भोला भाला और स्वामी भक्त था। उसने सोचा, ऐसी कीमती चीज़ तो बस राजा के महल में ही होनी चाहिए। इसका मेरी झोपड़ी में क्या काम। मैं ये राजा साहब को ही भेंट कर दूंगा, शायद बदले में मुझे कुछ धन मिल जाए। ऊखल लिए जब वह घर आया तो सबसे पहले उसे चंपाकली ही दिखाई पड़ गई। किसान ने उसे राजमहल जाने का अपना इरादा बताया। पिता की बात सुनते ही वह बोली, पिताजी, इसमें कोई शक नहीं कि यह ऊखली बहुत खूबसूरत है, पर अमीर लोग तो नक चढ़े होते हैं। राजा उसमें ज़रूर कोई ना कोई खोट निकालेंगे। हो सकता है आपको लेने के देने भी पड़ जाए। ज़रा बताना तो, इसमें क्या खोट है? महाराज, इसमें क्या कमी पाएंगे मेरी बुद्धू बिटिया रानी? चंपाकली बोली, देखना पिताजी, महाराज कहेंगे देखने में है कमाल, खूबसूरत बड़ी है यह ऊखल, पर बताओ तो ए मूर्ख इंसान, किधर गया इसका मूसल? किसान ने अपने कंधे उचकाए और कहा, हमारा राजा ऐसा कभी नहीं बोलेगा। तुम क्या उसे भी उसी तरह से बेअकल समझती हो? किसान ने ओखली एक थैली में डाली और चल पड़ा राजमहल की ओर। पहरेदारों ने पहले तो उसे रोका, लेकिन जब उसने राजा जी को उपहार देने की बात कही तो उसे दरबार में पहुंचा दिया गया। दरबार में किसान ने राजा से कहा, अन्नदाता, मुझे अपने खेत में गुड़ाई करते समय यह ठोस सोने की सुंदर ओखली मिली है। मैं यह मानता हूँ कि यह केवल आपके महल में ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैं ये आपको भेंट करना चाहता हूँ। आप मना मत करिएगा। राजा ने ऊखल हाथ में पकड़ी, उसे हर ओर से घुमा फिरा कर देखा, फिर अपना सिर हिलाते हुए बोले, दिखने में है कमाल, खूबसूरत बड़ी है ये ऊखल, पर बताओ तो ए किसान, किधर गया इसका मूसल? हूबहू चंपाकली के ही शब्द राजा ने दोहरा दिए थे। बस किसान को मूर्ख इंसान नहीं कहा, क्योंकि राजा की भाषा में एक मर्यादा होती ही है। किसान अपने पर काबू न रख सका। उसने अपने माथे को ठोकते हुए कहा, हे भगवान, बिल्कुल वही शब्द, उसने भी तो यही कहा था। किसने यही कहा था? राजा ने उत्सुकता दिखाई। गलती माफ़ करें सरकार, किसान बोला, मेरी बेटी चंपाकली ने कहा था कि राजा साहब ऐसा ही कहेंगे। आपने एकदम वही कहा है। मैंने तो उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल ही दी थी। ऐसा लगता है कि तुम्हारी है बेटी बहुत चालाक। राजा ने कहा, मैं उसे परखना चाहता हूँ कि आखिर वह कितनी चतुर। फिर राजा ने एक मुट्ठी भर कपास की पुड़िया मंगवाई और उसे किसान को देते हुए बोले, ये कपास अपनी बिटिया के पास ले जाओ और उससे कहो कि जल्द से जल्द मेरी फौज की एक टुकड़ी के लिए कमीज़ें इस कपास के सूत काट कर बुनकर सिलकर भेज दे। फौजियों को कमीज़ें जल्द से जल्द चाहिए। किसान को तो मानो काटो तो खून नहीं, पर वह करता भी क्या? राजा से ज़बान दराजी तो हो नहीं सकती थी। उसने चुपचाप कपास की पुड़िया उठाई, राजा को सलाम ठोका और घर की ओर चल पड़ा। ओखली के बदले किसी उपहार की आशा तो बेकार ही थी। सज़ा नहीं मिली, यही बहुत था। घर पहुंचकर वह बेटी से बोला, बेटी चंपाकली, तुम्हारे तो बुरे दिन आ गए। ऐसा कहकर उसने कपास की पुड़िया उसे पकड़ा दी और सारी बात बता दी। पिताजी, आप तो बेबात ही घबरा जाते हैं, थोड़ा सोचने तो दीजिए कि क्या करना है। चंपाकली ने कपास की पुड़िया ली और उसमें से कपास निकालकर पटक पटक कर झाड़ने लगी। कपास चाहे कितनी भी कुशलता से ओटी ओटनी रुई से बीज अलग करना गई हो, एक आध बिनौले तो उसमें छूट ही जाते हैं। इस समय भी कपास में से 2 बीज नीचे गिर पड़े। चंपाकली ने उन्हें उठा लिया और पिता से बोली, बापू, आप सीधे महल वापस जाइए और राजा से मेरा संदेशा कहिए। मुझे उनकी चुनौती स्वीकार है, बस मुश्किल यह है कि मेरे पास चरखा और करघा नहीं है। मैं सूत कैसे काटूंगी और कपड़ा कैसे बुनूंगी? इन बीजों के खोल से वे चरखा और करघा बनवाकर भेज दें। जैसे ही वे ये दोनों चीज़ें बनवा देंगे, उनका काम हो जाएगा। इतना कहकर उसने दोनों बिनौले अपने पिता को पकड़ा दिए। बेचारे किसान की राज दरबार में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर चंपाकली उसके पीछे ही पड़ गई। झक मारकर वह दरबार में जा पहुंचा। किसान की बातें और चंपाकली की मांग जानकर राजा की समझ में आ गया कि चंपाकली बहुत चालाक और बुद्धिमान है। उसने किसान से कहा, तुम्हारी ये बेटी बहुत चतुर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम उससे राजमहल आने को कहो।
मैं उसके साथ बातें करना चाहता हूँ, लेकिन याद रखना जब वह महल में आए तो वह ना तो कपड़े पहने हो और ना ही बिना कपड़ों के हो, ना तो वह भूखी आए और ना ही भरे पेट आए, ना तो घोड़े पर और ना ही किसी सवारी पर, और पैदल भी ना हो, ना तो रात में आए और ना ही दिन में। यदि वह इन शर्तों को पूरी किए बिना आई तो मैं तुम्हें दोनों बाप बेटी के सिर कलम करवा दूंगा। याद रहे, हर आज्ञा का पालन होना चाहिए। किसान बेचारा बड़े टूटे मन से घर लौटा। मौत उसकी आंखों के आगे नाच रही थी। जब चंपाकली ने पूरी बात सुन ली तो बड़ी बेफिक्री से बोली, पिताजी मैं सब कर लूँगी, आप बस मेरे लिए एक मछली पकड़ने का जाल ले आइए। अगले दिन चंपाकली बड़ी सुबह ही उठ गई। उसने अपने को जाल में लपेट लिया। इस प्रकार वह ना तो नंगी रही और ना उसने कपड़े पहने। 2 मुट्ठी चबेना खाया, न पेट भरा न भूखी ही रही। एक बकरी को बाड़े से निकाला, उसकी पीठ पर एक गद्दी रखकर इस तरह बैठी कि एक पैर ज़मीन पर लगा रहे और एक पैर ऊपर उठा रहे। इस प्रकार ना वह सवारी पर थी और ना ही घोड़े पर, और ना ही वह पैदल जा रही थी। इसी रूप में वह शाम के छुटपुटे में राजमहल पहुंच गई। जब ना दिन था न रात ढली थी। महल के पहरेदारों ने उसे पागल समझकर रोकना चाहा, पर जब उन्हें मालूम हुआ कि वह राजा के हुक्म से ही इस तरह आई है तो उसे तुरंत भीतर तक पहुंचा दिया गया। राजा के सम्मुख पहुंचकर चंपाकली बोली, महाराज आपकी आज्ञा के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। चंपाकली को देखते ही राजा बेतहाशा हंस पड़े और बोले, चतुर चंपाकली, तुम तो बिल्कुल वैसी लड़की हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। बस एक शर्त तुम्हें माननी होगी कि तुम राज्य के मामलों में कभी दखल नहीं दोगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? राजा समझ गया था कि चंपाकली उससे अधिक सयानी थी, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी थी। जब अनुभवी किसान पिता ने यह खबर सुनी तो वह बोला, यदि राजा की इच्छा तुमसे शादी करने की है तो तुम उसका विरोध तो कर नहीं सकती। आखिर वह राजा है। लेकिन तुम्हें हमेशा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो आदमी मनचाहा तुरंत पाना चाहता है वह अनचाहा तुरंत छोड़ना भी तो चाहेगा। इसलिए तुम अपनी यहाँ की चीज़ों को ज्यों का त्यों रहने दो। ना जाने कब तुम्हें उन्हें नापसंद हो जाओ तो यही सब तुम्हारे काम आएगा। चंपाकली अभी कम उम्र थी। उसने पिता की बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया। राजा से शादी की हामी भर दी। बहुत जल्दी ही पूरे राज्य में विवाह की धूमधाम मच गई। दूर दूर से लोग शाही शादी की रौनक देखने आने लगे। सारी सराय भर गई। बहुत से लोगों को सड़कों के किनारे भी सोना पड़ा। एक किसान अपनी गर्भवती गाय को लेकर बेचने की इच्छा से उन्हीं दिनों राजधानी आया था। उसे किसी सराय में जगह न मिली। एक सराय मालिक को उस पर दया आ गई। उसने अपनी सराय के पास पड़े छप्पर के नीचे गाय को रात भर रुकने के लिए इजाज़त दे दी। किसान ने अपनी गाय के गले की रस्सी पास पड़ी एक गाड़ी के पहिए से बांध दी। भगवान की माया, सुबह सबने देखा कि गाय ने रात में एक बछड़े को जन्म दे दिया था, जो लुढ़ककर गाड़ी के नीचे चला गया था। गाय का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने अपनी गाय और बछड़े को संभाला और वापस घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी गाड़ी का मालिक आया और कड़क कर बोला, खबरदार, जो बछड़े को ले जाने की कोशिश भी की। कल रात तुमने मेरी गाड़ी के पहिए से गाय बांधी थी, वह तुम्हारी है, पर बछड़ा मेरी गाड़ी के नीचे था। वह मेरा है, पर बछड़ा तो गाय के पेट से बाहर आया है। गाय मेरी है तो बच्चा भी मेरा ही है। गाय का मालिक बोला, तुमने गाय बांधी थी, गाय खोल लो, वह तुम्हारी है, पर बछड़ा गाड़ी के नीचे था। गाड़ी मेरी है तो बछड़ा मेरा है। बात तूल पकड़ गई। बहस गाली गलौज से बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंची और फिर लट्ठम लट्ठ तक पहुंची। शोर शराबे से राजा के संतरी भी वहां आन पहुंचे। दोनों दावेदारों को राज दरबार में न्याय के लिए पेश कर दिया गया। उस राज्य का नियम कुछ समय पहले तक ऐसा था कि हर मुकदमे का फैसला राजा रानी मिलकर ही किया करते थे, लेकिन अब जब चंपाकली से राजा का विवाह हो गया था तब राजा की शर्त के कारण चंपाकली को दरबार के मामलों में बोलने की मनाही हो गई थी। सो इन दोनों किसानों का मामला राजा के सामने पेश हुआ। दोनों पक्षों की बात सुनकर राजा ने निर्णय दिया, बछड़ा तो गाड़ी वाले का ही है, क्योंकि वह गाड़ी के नीचे था, और बछड़ा इसी गाय का है, इस बात का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। इस फैसले से गाय वाले किसान को बहुत दुख और निराशा हुई। बेचारा करता भी क्या, राजा का निर्णय अंतिम था। गाय के मालिक की निराशा और उसके दुख से सराय वाले को उस पर बड़ी दया आई। उसने उसे रानी के पास जाने की सलाह दी।
क्योंकि पहले रानियां तो दरबार में आया ही करती थी। किसान राजमहल पहुंचा और वहां के दरबान को अपनी पूरी कहानी सुनाकर बोला, भाई साहब, मैं बड़ा दुखी आदमी हूँ, क्या आप किसी तरह मेरी भेंट रानी से करवा सकते हैं? दरबान बोला, मैं मजबूर हूँ भाई, राजा साहब ने किसी भी फरियादी को रानी से मिलने की सख्त मनाही कर दी है। मरता क्या ना करता, किसान ने चोरी चोरी महल के आसपास चक्कर लगाने शुरू कर दिए। उसे एक बगीचे में रानी चहलकदमी करती दिखलाई पड़ गई। फिर क्या था, बगीचे की बाड़ फांद कर गाय वाला अंदर पहुंच गया। रानी के आगे गिड़गिड़ा कर अपने साथ हुए अन्याय की कहानी कह सुनाई। चंपाकली ने थोड़ी देर विचार किया, फिर बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल महाराज शिकार खेलने जा रहे हैं। वह एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ एक तालाब इस मौसम में हमेशा सूखा रहता है। तुम अपने साथ मछली पकड़ने वाला एक जाल और बंसी लेकर वहाँ चले जाना। जब राजा साहब दिखाई पड़े तो ऐसा अभिनय करना मानो तुम मछलियाँ पकड़ रहे हो। महाराज तुमसे ज़रूर पूछेंगे, तुम सूखे तालाब में मछलियाँ क्यों पकड़ रहे हो? तब तुम उनसे कहना कि यदि एक गाड़ी बछड़ा पैदा कर सकती है तो क्या सूखे तालाब में मछलियाँ नहीं मिल सकती? अगले दिन किसान बंसी और जाल से लैस होकर सूखे तालाब पर पहुंच गया। सारी घटना वैसे ही घटी जैसा चंपाकली ने किसान को बताया था। किसान का उत्तर सुनते ही राजा हैरानी में पड़ गया। वह किसान से जोर से बोला, यह तुम किसकी बोली बोल रहे हो? तुम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। सच सच बताओ, क्या तुम रानी से मिले थे? किसान इनकार न कर सका। उसने तुरंत मान लिया कि ऐसा करने की सलाह उसे रानी से ही मिली थी। राजा जी ने तुरंत नया फैसला सुनाया और बछड़ा गाय के मालिक को दिलवा दिया। महल लौटते ही उन्होंने चंपाकली को बुलाया और बोले, मैंने शादी के समय जो शर्त रखी थी तुमने उसे पूरा नहीं किया। तुमने मेरे किए फैसले का विरोध किया। तुम्हें राजकाज के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था। अब इस महल में जो भी चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हों उन्हें अपने साथ लेकर रात होने से पहले अपने गांव के घर वापस चली जाओ और एक किसान की बेटी की तरह ही सारी ज़िंदगी बिताओ। चंपाकली ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा महाराज। बस आपसे एक विनती है कि शाम के समय मुझसे जाने को ना कहें। घर की लक्ष्मी को संध्या समय घर से निकालने पर आपकी प्रजा में आपकी बदनामी होगी। ठीक है, राजा ने कहा, आज रात हम आखिरी बार एक साथ खाना खाएंगे। कल सुबह तुम चली जाना। अब चतुर चंपाकली रसोई में गई और रसोइयों से तला भुना स्वादिष्ट और गारिष्ट व्यंजन बनाने को कह दिया। भोजन के साथ पीने के लिए स्वादिष्ट और कीमती मदिरा निकलवाई। सुस्वाद भोजन खाया भी अधिक जाता है और उसके बाद आलस्य भी अधिक आता है। राजा का मन कुछ खिन्न तो था ही, सो मदिरा भी कुछ अधिक ही पी ली। परिणाम यह हुआ कि खाना खत्म होते ना होते राजा साहब आलस्य और निंद्रा में डूबे कि वहीं अपनी कुर्सी पर ढेर हो गए। रानी चंपाकली ने सेवकों को आज्ञा दी, महाराज के समेत कुर्सी उठाएं और बिना ना नुक्कर किए जैसा कहा जाए वैसा करते चले, वरना वह महल से निकली और राजधानी के रास्तों से वह होती हुई देर तक अपने गांव पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने आवाज़ लगाई, पिताजी दरवाज़ा खोलिए, आपकी बेटी आई है। बेटी की आवाज़ सुनकर वृद्ध पिता दौड़कर खिड़की के पास आया। इतनी रात गए आई है बिटिया, मैंने पहले ही कहा था ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हारा कमरा वैसा का वैसा ही है, जाओ बेटी। पिताजी जल्दी दरवाज़ा खोलिए, बातें हम बाद में करेंगे। चंपाकली बोली। किसान ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा नौकर राजा साहब को कुर्सी में लिए खड़े हैं। चंपाकली ने राजा को अपने कमरे तक ले जाकर उनके जूते उतरवाकर उन्हें बिस्तर पर लिटवा दिया, सेवकों को वापस कर दिया और खुद राजा के बगल में लेट गई। कुछ देर बाद राजा की नींद टूटी। शायद बिस्तर महल के बिस्तर जितना नरम मुलायम ना था। उन्होंने करवट बदली तो उन्हें लगा कि उनकी पत्नी बगल में है। वे बोले, चंपाकली, मैंने तुम्हें अपने गांव के घर वापस चले जाने को कहा था, तुम गई नहीं? जी हाँ महाराज, लेकिन अभी सुबह नहीं हुई है, आप सो जाइए, चंपाकली का उत्तर था। राजा फिर सो गए। सुबह उनकी नींद मुर्गे की बांग और बकरियों की मिमियाहट से खुली। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। उनकी नींद तुरंत भाग गई। वे उठ बैठे और रानी से बोले, चंपाकली, आखिर मैं हूँ कहाँ? चंपाकली बोली, महाराज, आपने ही तो मुझे महल से अपनी प्रिय वस्तुएं साथ ले जाने के लिए कहा था। मैं आपको लेकर सुबह सुबह अपने घर आ गई हूँ, क्योंकि महल में मेरे सबसे प्रिय आप ही हैं। अब मैं आपके साथ यहीं रहूँगी। राजा दिल खोलकर फिर हंसे और चंपाकली को गले लगा लिया। वे चंपाकली को साथ लेकर महल में लौट आए। फिर राजा चतुर चंपाकली को हर दिन अपने साथ दरबार में भी ले जाने लगे।
दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।